प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम विलियम मॉरिस डेविस के स्थल रूपों से के विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट द जनरल थियरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बाय W.M. डेविस। डेविस के सिद्धांत के संदर्भ में कई लोगों में भ्रामक तथ्य व्याप्त है और कुछ मिथक हैं। देयर आर सर्टेन मिथ्स। जैसे जब ये पूछा जाता है कि डेविस महोदय का स्थल रूपों का सिद्धांत क्या है, तो तुरंत जवाब देते हैं लोग अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र। मैं आपको बता दूं कि भौगोलिक चक्र या साइकिल ऑफ इरोजन या जियोग्राफिकल साइकिल ये डेविस के स्थल रूपों का सिद्धांत नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांत की व्याख्या करने का एक माध्यम है। डेविस महोदय का सिद्धांत क्या है? देखिए, डेविस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्थल रूपों के विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। He was the first to propound a general theory of landform development। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिकल ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे। इनका पहला एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख आया 1889 में, जिसमें जो लेख का नाम था रिवर्स एंड वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। इस लेख के माध्यम से उन्होंने पहले एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ, नदी जीवन का पूर्ण चक्र, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि ही प्रोपाउंडेड द साइक्लिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इरोजनल स्ट्रीम वैलीज। इन्होंने इस लेख के माध्यम से यह पेंसिल्वेनिया में नदियों के द्वारा उत्पन्न घाटियों के क्रमिक विकास की चक्रीय संकल्पना का प्रतिपादन किया। यानी नदी के विकास में तीन अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया, तरुण, यूथ, मैच्योर, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था का। और 1899 में डेविस महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण लेख का प्रकाशन किया, और वह है जियोग्राफिकल साइकिल। याद रखिए, भौगोलिक चक्र नाम का इनका लेख था, न कि अपर्दन चक्र नाम का था। अब इस भौगोलिक चक्र में देखिए, पहला वाला इनको जो था 1889 का, वो नदी के जीवन के विकास की तीन अवस्थाओं का वर्णन था। लेकिन 1899 में जियोग्राफिकल साइकिल के माध्यम से डेविस महोदय ने स्थल रूपों के क्रमिक विकास की अवधारणा का, कंसेप्ट का प्रतिपादन किया। और अब हम जानते हैं कि डेविस महोदय का वास्तव में मूल रूप से सिद्धांत है क्या? तो डेविस के स्थल रूपों संबंधी सिद्धांत जो है वह है, किसी भी प्रदेश में स्थल रूपों में समय के परिवेश में क्रमिक परिवर्तन होता जाता है। There are sequential changes in landform through time in any region। ये देखिए सिद्धांत है, समय के परिवेश में स्थल रूपों में क्रमिक विकास होता जाता है। और ये क्रमिक विकास जो होता है तीन अवस्थाओं से होके गुजरता है। The sequential changes of landform pass through youth, mature and old stages। और किसी भी क्षेत्र में जब प्रक्रम काम करना शुरू करते हैं, प्रक्रम माने इरोजनल प्रोसेस, तो समय के परिवेश में स्थल रूपों में क्रमिक
परिवर्तन होता जाता है। डेविस महोदय के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? डेविस महोदय ने जियोग्राफिकल साइकिल का प्रतिपादन क्यों किया? दो उद्देश्य थे इनके, दो गोल्स थे। नंबर 1, टू प्रेजेंट अ सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के स्थल रूपों का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करना। और दूसरा, किसी भी प्रदेश के स्थल रूपों का जननिक वर्गीकरण करना, जेनेटिक क्लासिफिकेशन। जननिक वर्गीकरण का मतलब क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर स्थल रूपों का वर्गीकरण। और जियोग्राफिकल साइकिल को उन्होंने परिभाषित कैसे किया? तो भौगोलिक चक्र एक समय की अवधि होता है जिसके दौरान किसी भी क्षेत्र में उस उत्थित भूभाग पर अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और समय के साथ तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्थाओं से होते हुआ अंततः वह उत्थित भाग अपरदित होकर के निम्न आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है, जिसको उन्होंने पेनी प्लेन नाम दिया। हम इसको आपको इंग्लिश में भी जरा समझाते हैं कि जियोग्राफिकल साइकिल इज ए पीरियड ऑफ टाइम during which an uplifted land mass undergoes its transformation through the process of land sculpture, ending into a featureless plane, that is penny plane. तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है अपरदन चक्र का, भौगोलिक चक्र का? समतल मैदान, निम्न आकृति विहीन निम्न समतल मैदान का निर्माण, जिसके ऊपर अपरदन से बची हुई कुछ उत्तल अवतल ढाल वाली पहाड़ियां दृष्टिगत होती हैं। सम यू कैन से द कन्वेक्सो कॉनकेव हिल्स एज रेसिस्टेंट हिल्स एज ए रिमिनेंट ऑफ इरोजन प्रोजेक्ट अबव द जनरल सरफेस, जो अपरदन से बची रहती है, जिसका नामकरण डेविस महोदय ने मोनार्डनाक किया। क्यों मोनार्डनाक किया? कि न्यू इंग्लैंड प्रदेश के न्यू हैम्पशायर प्रांत में इस तरह की तमाम पहाड़ियां हैं जो उत्तल अवतल ढाल वाली हैं, यानी शिखर टॉप उनका उत्तल ढाल वाला और साइड में अवतल माने कॉनकेव स्लोप का होता है। तो इस तरह की पहाड़ियां जो हैं वो 400-500 फीट की ऊंचाई तक है समुद्र समीपी सतह से, और उनका नाम है मोनार्डनाक। उसी आधार पर डेविस महोदय ने मोनार्डनाक इनका नामकरण किया। और डेविस के सिद्धांत में जो भौगोलिक चक्र है, तो कहते हैं पहले लघु समय में तेज तीव्र गति से उत्थान होता है। देयर इज ए रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और जिस समय उत्थान होता है अपरदन प्रारंभ नहीं होता। उत्थान समाप्त हो जाने के बाद अपरदन की क्रिया प्रारंभ होती है विभिन्न अपरदन के प्रक्रमों द्वारा। भौगोलिक चक्र में उन्होंने नदी का उदाहरण लिया था, और इस तरह से वह तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्थाओं से होता हुआ वह स्थल रूप अंततः आकृति विहीन निम्न मैदान अर्थात पेनी प्लेन में बदल जाता है। तो डेविस महोदय का यह सिद्धांत है, यानी डेविस का जो स्थल रूपों का सिद्धांत है वो समय आधारित है, टाइम डिपेंडेंट थियरी ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, यानी स्थल रूपों का विकास समय का पाबंद होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता और प्रक्रम काम करते जाते हैं, स्थल रूपों में और उच्चावच में लगातार अवनयन होता जाता है, लोअरिंग होती जाती है, उच्चावच ऊंचाई में कम होते जाते हैं,
उच्चावचों में, स्थल रूप में विनाश होता जाता है, डिके होता जाता है। इसीलिए डेविस के सिद्धांत को हम टाइम डिपेंडेंट डिके मॉडल, कंटिन्यूअस डिके इन द लैंड फॉर्म। देखिए, तरुणावस्था में ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, तंग गहरी घाटी होती है, गार्ज बनते हैं, कैनियन बनता है, वाटरफॉल बनते हैं, रैपिड बनते हैं। प्रौढ़ा आते आते ये तमाम चीजें इसे समाप्त होने लगती हैं और तरुणावस्था में नदी अपनी घाटी को गहरा करती है, क्योंकि चैनल ग्रेडियंट अधिक होता है, फ्लो वेलोसिटी अधिक होती है, इसलिए नदी का इरोजिव पावर अधिक होता है। जब नदी का चैनल की घाटी ज्यादा गहरी होती जाती है तो चैनल ग्रेडियंट कम होता जाता है। इसलिए प्रौढ़ावस्था में आते आते निम्नवर्ती माने डाउनवर्ड इरोजन कम होता है, वैली वाइडनिंग यानी लैटरल इरोजन ज्यादा होता है। इसलिए नदी अपनी घाटी को चौड़ा करने लगती है और मेंडर बना के प्रवाहित होती है। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन है कि नदी मैदानी भाग में ही केवल मेंडर बनाती है। ये निचली कक्षाओं में जो पढ़ा दिया गया है वही दिमाग में भर कर गया, ऐसा नहीं है। नदी के मेंडरिंग कोर्स को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक हाइड्रोलॉजिक फैक्टर और एक टोपोग्राफिक फैक्टर, जिससे हम लोग मॉर्फोमेट्री में कैलकुलेट करते हैं टीएसआई, टोपोग्राफिक सिनवासिटी इंडेक्स, और एचएसआई, हाइड्रोलॉजिक सिनवासिटी इंडेक्स। और पर्वतीय क्षेत्रों में भी नदियां मेंडर बनाती हैं, क्योंकि वहां टोपोग्राफी डोमिनेट करती है, स्ट्रक्चर डोमिनेंट होता है। वहां पर फोल्ड, फॉल्ट, लिनामेंट, फ्रैक्चर, ये सब उसको प्रभावित करते हैं। यांगटीसी नदी बहुत भी मेंडरिंग कोर्स से होकर प्रवाहित होती है। तो डेविस महोदय का जब अंतिम अवस्था होता है तो तरुणावस्था के बाद प्रौढ़ा के बाद जीर्णावस्था में आते आते चैनल ग्रेडियंट न्यूनतम हो जाता है, फ्लो वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए नदी का इरोजिव पावर न्यूनतम हो जाता है और नदी इस तरह से चौड़े चौड़े अपनी घाटी से प्रवाहित होती है। नदी में ब्रेडिंग हो जाती है, तमाम उसके कई शाखाओं में बढ़ जाती है और इस तरह से अपर्दन चक्र की एक पूरा हो जाता है चक्र। इसी तरह से नदी द्वारा होने वाले अपर्दन चक्र को डेविस महोदय ने नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन नाम दिया, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। अभी डेविस के सिद्धांत को बस एक ही 14 मिनट के वीडियो लेक्चर में नहीं समझा जा सकता। अभी तो मैंने उसका खाका बताया है आपको। अब डेविस के अपर्दन चक्र से संबंधित कौन पॉजिटिव और निगेटिव साइड है और इसका क्या व्यवहारिक पक्ष है, ये हम दूसरे भाग में आपके सामने लेके आएंगे। तब तक नमस्कार।